और नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आरएसएस का पूरा काडर घर बैठ गया, चुनाव में ज्यादा एक्टिव नहीं रहा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा के लाख प्रयासों के बाद भी भाजपा को 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला है। आरएसएस को आज ऐसा लगता है कि जहां कांग्रेस एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहीं भाजपा तृप्तिकरण की राजनीति कर रही है। और आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने कुछ ऐसा कहा, मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो आखिर आज क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिस आरएसएस की शाखाओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रशिक्षण लिया था, आडवाणी जी ने प्रशिक्षण लिया था, मोदी जी खुद एक स्वयं सेवक रहे हैं, नितिन गडकरी, एक लिस्ट है पूरी भाजपा में स्वयं सेवकों की, लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी में एक क्लैश देखा जा रहा है। चाहे कोई भी चुनाव, लेकिन आरएसएस हमेशा बीजेपी के साथ साए की तरह रहा, और उसी की ताकत है कि बीजेपी 2 सीटों से इतने बड़े नंबर तक पहुंची। साल 2004 में हर एक्सपर्ट के हिसाब से भाजपा की सरकार वापस आ रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री फिर से 5 साल के लिए बनने जा रहे थे, लेकिन इंडिया शाइनिंग कैंपेन सुपर फ्लॉप रहा। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आरएसएस और बीजेपी में उस वक्त भी मनमुटाव चल रहे थे। आरएसएस के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है और कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हुए भी मैं समझता हूं कि एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्वार्थी लोग हैं और जो देश के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और आरएसएस से मनमुटाव का नतीजा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का इलेक्शन हार गए। वो लहर थी 2004 के चुनाव की, जिसे पढ़ने में सत्ताधारी बीजेपी बुरी तरीके से विफल रही और अगले 10 साल तक भाजपा सत्ता से दूर रही। एक वक्त था जब आडवाणी जी को हार्ड लाइनर माना जाता था। मैं प्रणाम करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इस सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। साल 2005 में आडवाणी जी ने अपनी हार्ड लाइनर इमेज को थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए और अपने आप को पूरे देश का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जिन्ना जैसे एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को सेकुलर बता दिया। और नतीजा ये हुआ कि आडवाणी जी को भाजपा के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और आरएसएस से उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे। और साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 116 सीटें आई थी और बीजेपी बुरी तरीके से हार गई थी। आरएसएस और भाजपा की नोकझोंक आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इनफैक्ट साल 2000 में के एन गोविंदाचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुखौटा कह दिया था और आडवाणी जी को देश का एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर कहा था, और इस बात पे संघ से जुड़े के एन गोविंदाचार्य को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था। लेकिन साल 2014 में आरएसएस की पूरी बैकिंग थी नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। Over the last 3 days, the RSS has indicated twice that discussion and consensus over Modi as BJP's prime ministerial candidate is final now. इनफैक्ट जब आडवाणी जी ने बगावत भी कर दी थी, तब नितिन गडकरी को बीच में आना पड़ा था आडवाणी जी को मनाने के लिए, और उसके बाद सबको लगा था कि आरएसएस और भाजपा के जो रिश्ते हैं वो अपने पीक पे हैं और हमेशा ये रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आज आरएसएस भाजपा की आलोचना कर रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार भाजपा को कह रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, आपका बहुमत चला गया है, आपकी सीटें कम आई हैं। भाजपा कह रही है हम चुनाव हारे नहीं है, हम जीत गए हैं। ये है मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और इनको एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी हुई थी, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ये चेयरमैन भी रहे हैं। यानी राम मंदिर बनाने का कार्य में जो भी मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन था वो इनका था। लेकिन इनका एक काला इतिहास रहा है। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 ये 2 दिन ऐसे थे जब अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, जिसमें
17 हिंदू मारे गए थे और वो गोली चलाने का आदेश दिया था श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने। ये उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और राम मंदिर आरएसएस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जिसने राम मंदिर पे गोली चलवाने के आदेश दिए वही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का चेयरमैन बन जाता है। इनफैक्ट नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उत्तर प्रदेश से बनाया गया और 2024 में इन्हें श्रावस्ती से टिकट दिया सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए। वो बात अलग है कि ये इलेक्शन हार गए, तो आरएसएस के रिश्ते भाजपा से कैसे खराब नहीं होंगे। ये है मिस्टर आर.के. सिंह, 1975 बैच के आईएएस ऑफिसर। 2013 में ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, आरा से चुनाव लड़ते हैं और अपने नियरेस्ट राइवल को 1,35,000 वोटों से हरा भी देते हैं। 2017 में इन्हें 2 मंत्रालय दिए जाते हैं, पावर मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। और 2019 में इन्हें एक तीसरा मंत्रालय भी दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन ये व्यक्ति किसी समय में लालू प्रसाद यादव का सबसे खास व्यक्ति था। 30 अक्टूबर 1990 का दिन था। आडवाणी जी की रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खत्म होनी थी। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के नौजवानों से, इसके आगे कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। और मुसलमानों को खुश करने के लिए उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक स्पेशल ऑर्डर पास करते हैं। आर.के. सिंह जो उस वक्त पटना में पोस्टेड थे और चुपचाप उन्हें समस्तीपुर भेजा जाता है एज एडिशनल मजिस्ट्रेट, जहां पे वो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि समस्तीपुर के डीएम और एसपी तक को भनक नहीं लगी और उस वक्त आडवाणी जी को अरेस्ट करने वाला We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. रथ यात्रा को बीच में रोकने वाला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी का सबसे खास नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन जाता है। तो ऐसे में आरएसएस और भाजपा के रिश्ते क्यों ना खराब हों। ये है मिस्टर कृपाशंकर सिंह, किसी समय में कांग्रेस से राजनीति कर रहे थे 2004 से। 2021 में इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ये हिंदुत्व की विचारधारा से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। अमित शाह और मोदी जी के काफी करीब माने जाते हैं और 2024 में जौनपुर से ये भाजपा के प्रत्याशी होते हैं और चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति कृपाशंकर सिंह का भी एक काला इतिहास रहा है। 26/11/2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक होते हैं और एक हफ्ते बाद 2 दिसंबर 2008 को एक किताब रिलीज होती है, 26/11 आरएसएस की साजिश। अब आप सोचिए, एक हफ्ते के अंदर किताब लिख भी ली गई, उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, पब्लिशर भी मिल गया, प्रिंट हो गई और उसके बाद उसकी कॉपीज भी लॉन्च हो गई। और इस बुक के विमोचन पे यानी लॉन्च के दिन एक ये व्यक्ति जो आपको साइड में दिख रहा है वो कृपाशंकर सिंह है। यानी 26/11 का मुंबई टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान ने साफ साफ किया था, जो अजमल कसाब के ट्रायल के दौरान सब जगह प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन उस पूरे अटैक का ब्लेम आरएसएस पे डाला जा रहा था और उसमें दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट के अलावा ये व्यक्ति कृपाशंकर सिंह भी इन्वॉल्व था। और ऐसे व्यक्ति को भाजपा में इन्वॉल्व करके उसे जौनपुर से सांसद का टिकट भी दे दिया जाता है। क्या भाजपा में सब निकम्मे बैठे हैं? जौनपुर से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था जो ऐसे व्यक्ति को भाजपा में इंक्लूड करके फिर उसे टिकट दिया जा रहा है। और इस व्यक्ति को तो हर कोई जानता है, मिस्टर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2024 में मोदी सरकार इनको पद्म विभूषण देती है। और लालच क्या था कि यादव वोट वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाए। यादव वोट तो मिला नहीं, लेकिन जिन कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी उससे आरएसएस जरूर नाराज हो गई। हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं। और जो हिंदुत्ववादी वोट था वो भी बीजेपी से छिटक गया और सब अपने अपनी जात में जाके वोट देने लगे। और नतीजा ये हुआ कि जिस एनडीए की सरकार को 73 सीट्स मिली थी उत्तर प्रदेश में 80 में से, आज 2024 में वो घट के सिर्फ 36 रह गई हैं, जिसमें बीजेपी को 33 सीट्स मिली हैं। जिन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया, आरएसएस के काडर पे गोलियां चलवाई, इनफैक्ट एक आतंकवादी घटना में आरएसएस को ही गुनहगार बता दिया, बिना किसी सबूत, बिना किसी ट्रायल के रथ यात्रा रोकी गई, ऐसे लोग आज भाजपा में मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। वो पद्म विभूषण की उपाधि पा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इतने मासूम भारतीयों को जान से मारा, कल को उसको पद्म विभूषण या भारत रत्न दिया जाए तो कैसा लगेगा। ये मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, कांग्रेस मुक्त भारत, आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है।
आज कांग्रेस युक्त भाजपा बनता जा रहा है और कांग्रेस में भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वो भाजपा के मंत्री बन रहे हैं। तो क्यों ना सर संघ चालक जी आज इस तरीके के स्टेटमेंट दें। और 16 जून 2024 को मोहन भागवत जी गोरखपुर आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक क्लोज्ड डोर मीटिंग करते हैं। The chief minister also visited the Saraswati Shishu Mandir in the city around 8:30 p.m. to meet the RSS chief, the sources informed. Both closed door meetings lasted nearly 30 minutes each. और जिस भाजपा ने आज हिंदुत्व की विचारधारा को कहीं पीछे छोड़ दिया है उसका कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। शायद उसको बचाने के लिए ये मोहन भागवत जी का एक कदम था। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आखिर इतने सफल क्यों हैं और क्यों जनता उन्हें इतना पसंद करती है, इस पूरे विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।